अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पूरा दिन आपने बड़ी खबर देखी, लेकिन वो हम आपको बताएंगे जो आपने नहीं देखा, वो आपको बताएंगे जो आपको नहीं पता इस हमले के बारे में। ईरान पर दरअसल बंकर बस्टर बम से अटैक हुआ है। कैसे हमला हुआ उसकी तस्वीर देखें। ईरान के नक्शे में हम आपको ले चल रहे हैं। ये बंकर बस्टर, ये बॉम्बर आया है और बॉम्बर ने ये हमला किया है अलग अलग जगहों पर। देखिए ये 3 परमाणु ठिकाने, फोर्डो, इस्फहान और नतांज। देखिए ये है बॉम्बर, ये वो बॉम्बर है जिससे हमला किया गया है ईरान के ऊपर। देख रहे हैं आप, देखने में आपको बिल्कुल चमगादड़ की तरह दिखेगा, लेकिन देखिए यही है वो बॉम्बर। इस बॉम्बर ने उड़ान भरी एक के बाद एक। आधा दर्जन से ज्यादा ये बॉम्बर विमान उड़ान भर के सीधे पहुंचे ईरान के आसमान तक। देखिए अब किस तरह से पहुंचे। ये अमेरिका के मिसौरी से उड़ान भर के हवाई आया, हवाई से गुआम आया। गुआम कल रात ही आ गया था। गुआम से स्ट्रेट ऑफ मलक्का आया और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से डिएगो गार्सिया आया। डिएगो गार्सिया के बाद देखिए यहां से ईरान पर पहुंचा है और ईरान पर इसने बमबारी की है। लगभग बताया गया 37 घंटे तक इस विमान ने उड़ान भरी है और 37 घंटे बाद उड़ान भरकर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी की है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक के बाद एक इसने बम बरसाए। देखिए अब मैंने आपके लिए तैयार किया है किस तरह बॉम्बर उड़ा, इसने बंकर बस्टर दागा और बंकर बस्टर कैसे बंकर के अंदर गया। और ये देखिए अंदर पेनिट्रेट हुआ है जाकर और उसके बाद अंदर धमाका किया है इसने। ये देखिए बंकर बस्टर बॉम्बर गया, इसने मिसाइल हिट की है। ये मिसाइल कैसे नीचे गई है, नीचे जाने के बाद देखिए इसने जमीन को फाड़ा है। फाड़ने के बाद एक जगह पहुंचकर धमाका हुआ और धमाके के बाद एक और मिसाइल दागी गई। ये दूसरी मिसाइल और अंदर गई है और अंदर जाने के बाद एक और धमाका हुआ है, जिसके बाद ईरान का परमाणु तबाह हो गया। और उस वक्त देखिए ट्रंप कहां थे। ट्रंप वॉर रूम में मौजूद थे। ये ट्रंप बैठे, ट्रंप ये सारी तस्वीर देख रहे थे क्या चल रहा है उनके चारों तरफ। ये विदेश मंत्री अमेरिका के मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप से एक एक तस्वीर देख रहे थे रात को। विदेश मंत्री और NSA भी मौजूद थे ट्रंप के साथ वॉर रूम में। उपराष्ट्रपति JD वेंस भी ट्रंप के ठीक बगल में बैठे हुए थे और जो कुछ ईरान पर हो रहा था ये सब देख रहे थे। CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ भी उस वक्त वॉर रूम में मौजूद थे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन डैन केन भी मौजूद थे। यानी ट्रंप हमले की एक एक तस्वीर पर नजर बनाए हुए थे। और ये जो हमला हुआ, इस हमले में मैं आपको बताऊंगा। देखिए जरा मैं आपको न्यूक्लियर साइट की तस्वीर दिखा रहा हूं जहां अटैक हुआ। यह तस्वीर ट्रंप देख रहे थे। यही ईरान का परमाणु ठिकाना है जिस पर हमला हुआ। ये उस जगह आपको पहाड़ी नजर आ रही है, ये वो तस्वीर है अमेरिका के हमले की। आप देख रहे हैं परमाणु ठिकाने पर हमले के बाद कैसे धू धू कर जलता हुआ ये पूरा इलाका
घंटों यहां इसी तरह आग के शोले नजर आते रहे। न सिर्फ बॉम्बर से अटैक किया गया, बल्कि सबमरीन यानी पनडुब्बी से भी मिसाइल फायर की गई ईरान पर, ईरान के परमाणु ठिकानों पर। अमेरिकन पनडुब्बी से एक के बाद एक 36 क्रूज मिसाइल अमेरिका ने दागी, और यह मिसाइल देखिए जाकर गिरी है। ये आप देख रहे हैं ईरान का परमाणु ठिकाना, दूसरी तस्वीर, दूसरा ठिकाना जिस पे एक के बाद एक कई धमाके हुए। तस्वीर आप ईरान के परमाणु ठिकानों की तबाही की देख रहे हैं। अमेरिका ने एक के बाद एक जो हमले किए उसकी तस्वीर थी, लेकिन सोचिए आधी रात को जब अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा था, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस में सब जाग रहे थे। ये व्हाइट हाउस की रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का घर व्हाइट हाउस, जहां उनका ऑफिस भी है। ट्रंप इसी के अंदर मौजूद थे रात को जिस वक्त हमले हो रहे थे। उस वक्त सोचिए जरा ट्रंप क्या कर रहे थे, टीम के साथ ट्रंप कहां पर मौजूद थे और ट्रंप की प्लानिंग क्या थी। ये आप देख रहे हैं, ट्रंप उस वक्त मौजूद थे वॉर रूम के अंदर। ये बग हटाई प्लीज। और देखिए किस तरह से हमले हो रहे थे। एक तरफ ईरान पर हमले के दौरान ट्रंप वॉर रूम में मौजूद थे। ट्रंप ईरान पर हमले की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। ट्रंप को आप देख रहे हैं रेड कैप में, व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में नजर बनाए हुए थे ट्रंप। वॉर रूम में ट्रंप के साथ अमेरिका के कई दिग्गज भी मौजूद थे। दावा है कि ईरान पर हमले की ये जो तैयारी हुई है, ये 1 साल पहले हो गई थी तैयारी, और इजराइल अमेरिका ने इसको लेकर कई बार अभ्यास भी कर लिया था। इसकी योजना खुद बाइडेन प्रशासन के द्वारा बनाई गई थी। अधिकारियों को पता नहीं था कि इतनी जल्दी हमला होने वाला है। किसी को इतनी जल्दी ईरान पर हमला होने की उम्मीद नहीं थी। और 17 जून को ट्रंप ने खमनेई को कहा सरेंडर कर दो। 18 जून को खमनेई ने सरेंडर से इनकार कर दिया। 19 जून को ट्रंप ने 2 हफ्ते में फैसला लेने की बात कही थी, और इसके बाद अमेरिका के जंग में कूदने की आशंका और बढ़ गई थी। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने लड़ाकू विमान भेज दिए थे। F-16, F-22, F-35 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए थे। साथ ही B-2 और B-52 बॉम्बर भी तैनात कर दिए थे अमेरिका ने। अमेरिका का डूम्सडे प्लेन न्यूक्लियर रेडिएशन के दौरान आता है, बड़े युद्ध के दौरान, वो भी दिखाई दिया। लेकिन कल अमेरिका से 6 बॉम्बर विमानों ने उड़ान भर ली थी। और इसके बाद संडे को बड़ा सरप्राइज देते हुए हमले के आदेश दिए ट्रंप ने, और अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु प्लांट पर एक के बाद एक हमले किए। ईरान के तीनों ठिकानों पर हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। कहा हम अहम न्यूक्लियर साइट्स हमने पूरी तरह तबाह कर दिए हैं, और फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी है अमेरिका ने। अब ईरान को शांति कायम करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो और बड़े हमले होंगे, यह भी अमेरिका ने कहा है। सुनिए जरा, इस अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप मीडिया और दुनिया के सामने आए, उन्होंने क्या कहा। मैं दुनिया को बता सकता हूं कि ये स्ट्राइक अमेरिका की शानदार सैन्य सफलता है। ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं। ईरान की
अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई। अब ईरान को शांति कायम करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो और बड़े हमले होंगे। 40 सालों से ईरान इजराइल को मौत और अमेरिका को भी मौत कहता आ रहा है। वो हमारे लोगों को मार रहे हैं, उनके हाथ उड़ा रहे हैं, सड़क किनारे बमों से उनके पैर उड़ा रहे हैं। उनके जनरल कासिम सुलेमानी ने बहुत से लोगों को मार डाला। मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये जारी नहीं रहेगा। और अब ईरान नहीं रुका तो और बड़े हमले होंगे। आइए अब आपको बताऊं कि अमेरिका ने जो अटैक किए, उन अटैक के बाद जो परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, उनका हाल क्या है। तस्वीर देखिए, यह है नतांज परमाणु ठिकाना, जिसका नाम आपने दसियों बार सुना। देखिए यहां अटैक हुआ है, यहां अटैक हुआ है, और एक ये जगह देख रहे हैं। 3 जगह जो आपको नजर आ रही हैं यहां पर, और चौथी भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 4 ठिकाने जो आपको दिख रहे हैं, 4 स्ट्रक्चर, 4 ढांचे, यहां एक के बाद एक बंकर बस्टर बम दागे गए हैं, जिसके बाद पहला ठिकाना तबाह हो गया। ये अंदर से कैसे दिखता है मैं आपको अंदर लिए चलता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये नतांज के अंदर की तस्वीरें हैं। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, इसके अंदर यूरेनियम होता है और यही पिलर्स घूमते हैं, अंदर यूरेनियम को शुद्ध करते हैं। इसी पर अटैक किया गया है। नतांज के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पहला परमाणु ठिकाना जो तबाह किया गया। आइए आपको दूसरा दिखाऊं। ये है दूसरा ठिकाना, इस्फहान। ये आप देख रहे हैं, ये जो पूरी स्थिति आप देख रहे हैं, यहां बमबारी हुई है। बमबारी के बाद का आलम आप देख रहे हैं कि बमबारी के बाद किस तरह से दूसरा परमाणु ठिकाना इस्फहान पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये उसकी सैटेलाइट तस्वीरें देख रहे हैं। अमेरिकी बमबारी के बाद आप न्यूक्लियर साइट का हाल देख रहे हैं। सब कुछ तबाह बर्बाद नजर आ रहा है। ये बिल्कुल बाहरी क्षेत्र में बनाया जाता है, इसलिए आपको नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाका भी था। अब मैं इसके अंदर आपको लिए चलता हूं, ये किस तरह से था। ये बड़ा परमाणु अड्डा था इस्फहान। इस तरह से यहां यूरेनियम का शुद्धिकरण हो रहा था, यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूज किया जा रहा था, और दावा है यूरेनियम को शुद्ध करके ही परमाणु बनाने की तैयारी थी, और इसे भी उड़ा दिया है अमेरिका ने और इजराइल ने। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है फोर्डो। दसियों बार आपने फोर्डो का नाम सुना होगा। ये जो आप देख रहे हैं काला हिस्सा, काला घेरा जो आपको नजर आ रहा है, देखिए यही अटैक हुआ। उसके बाद आपको बारूद नजर आ रहा है, जला हुआ बारूद। ये हमले के बाद की तस्वीरें। पूरा पहाड़ी इलाका है। अगर आप ध्यान से देखिए, आपको सड़क भी एक तरफ नजर आ रही होगी यहां तक पहुंचने के लिए। ये फोर्डो था और फोर्डो भी तबाह हो गया है। यानी कि 3 बड़े प्लांट, परमाणु प्लांट तबाह कर दिए हैं अमेरिका ने। इन तीनों की खासियत क्या थी, ये तीनों में क्या हो रहा था, ये मैं आपको बताता हूं, और कब से ये स्थापित किए गए थे। यहां पर ईरान की जो जमा पूंजी और ताकत थी वो खत्म कर दी गई। सबसे पहले देखिए फोर्डो परमाणु केंद्र। फोर्डो ईरान की सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट है। तेहरान से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दक्षिण पश्चिम की पहाड़ी के नीचे बना ये केंद्र है। 90 फीट की गहराई में बना एक सेंटर है। यूरेनियम संवर्धन की क्षमता इसकी 60% तक है। 2006 में परमाणु केंद्र का निर्माण शुरू हुआ और दुनिया को सबसे पहले 2009 में फोर्डो के बारे में पता चला। 2019 में ईरान ने यहां संवर्धन शुरू कर दिया था। दूसरी न्यूक्लियर साइट देखिए, नतांज परमाणु केंद्र। नतांज तेहरान से 250 किलोमीटर दक्षिण में है। जमीन से करीब 200 फीट नीचे बना था ये। 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम यहां मौजूद था। नतांज में 11,000 सेंट्रीफ्यूज एक्टिव थे, यानी यूरेनियम को शुद्ध करने के लिए 11,000 ऐसे संसाधन मौजूद थे। यूरेनियम 235 की यहां सफाई होती थी, यानी यूरेनियम का शुद्धिकरण। इस्फहान परमाणु केंद्र, यहां यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी थी। ये कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता था। यहां इस्फहान में ईरान का बड़ा एयरबेस भी है। पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट यहां मौजूद थे। हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी यहां पर थीं। 13 जून को एयरबेस पर ड्रोन अटैक भी हुआ था। यह था न्यूक्लियर साइट तीनों जिस पर अटैक हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हुआ कैसे, किसने किया है। यह है B-2 बॉम्बर। यह वही विमान है अमेरिका का जिससे सबसे खतरनाक बम अमेरिका ने दागा है, और यही एक लौता विमान है जो वो बम दाग सकता है। यही एक लौता विमान है जो किसी रडार की पकड़ में नहीं आता। अब आप सोचिए कि ये विमान ईरान के आसमान में था,
तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं पकड़ पाया? क्या वजह थी, क्या खासियत है? दुनिया के किसी और देश के पास ये बॉम्बर विमान नहीं है। ये आपको नजर आ रहा है, ये है ऊपर, इसे कहते हैं B-2 बॉम्बर। अमेरिका का सबसे घातक विमान है और सबसे महंगे विमानों में से एक है। दुश्मन का काल भी कहते हैं इसे। सटीक हमला, रडार की पकड़ में ना आना, ये इसकी खासियत है। इसमें अत्याधुनिक स्टील तकनीक का उपयोग किया गया है और इसी तकनीक से इसको पकड़ना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। B-2 बॉम्बर का डिजाइन, पहली वजह मैं आपको बताऊं, इसकी डिजाइन और इसके पंख देखिए जरा। इसमें पारंपरिक विमानों की तरह पूंछ और उभरे हिस्से आपको नजर नहीं आ रहे। यही जो डिजाइन है दुश्मन के रडार सिग्नल को बिखेर देता है। ये जो रडार सिग्नल जाते हैं इन्हें बिखेर देता है, जिससे रडार पर ये खतरनाक विमान छोटे पंछी की तरह दिखते हैं। रडार को समझ नहीं आता ये विमान है या पंछी, पहचानना मुश्किल हो जाता है रडार के लिए आसमान में। और दूसरी वजह देखिए क्यों नहीं पकड़ में आता। विमान की जो सतह है, विशेष कोटिंग और सामग्री लगाई जाती है इसकी सतह पर, जो कि रडार तरंगों को सोख लेती है। जैसे ही तरंगे आएंगी ये एब्जॉर्ब कर लेगी या फिर उन्हें दूसरी दिशा की तरफ मोड़ देती है और इससे रडार तक पहुंचने वाले सिग्नल खत्म हो जाते हैं, इसलिए पकड़ में नहीं आता है। तीसरी वजह, B-2 के इंजन निकास प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया गया है, इससे कम गर्मी निकलती है, इंफ्रारेड सेंसर भी इसे पकड़ नहीं पाते हैं और B-2 बहुत कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है। चौथी वजह यह है, इससे ये रडार की पकड़ में से बच जाता है। पांचवी वजह क्या है, इसके हथियार भी बाहर होने की बजाय विमान के अंदर होते हैं। आपको आपने सामान्य लड़ाकू विमानों में देखा होगा, इसके जो मिसाइल हैं ये बाहर टांगी जाती हैं, इसमें कोई मिसाइल बाहर नहीं होती है, बारूद पकड़ में नहीं आएगा। इससे बाहरी सतह सपाट रहती है और रडार सिग्नल के पकड़ में नहीं आती है, ये खासियत है। B-2 में छठी वजह यह है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी लगे होते हैं और इनसे दुश्मन के रडार को जाम या फिर गुमराह किया जा सकता है। अमेरिका के पास अभी 19 B-2 बॉम्बर का बेड़ा होने का दावा है। आपको बताऊं, B-2 बॉम्बर की एक यूनिट की कीमत 19,000 करोड़ रुपए है, यानी इसको खरीदना है तो 19,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। उसके बाद भी अमेरिका ने किसी को दिया नहीं है, इजराइल को भी नहीं दिया। महंगी कीमत के साथ ही इसे उड़ाने का खर्च भी बहुत ज्यादा है। दावा है इस विमान की 1 घंटे की उड़ान, सोचिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च होते हैं ये 1 घंटा उड़ता है। तो ये भारतीय बाजार में मौजूद कुछ लग्जरी BMW कार से भी महंगा है इसका 1 घंटे का उड़ना। अमेरिका के इस विमान को किसी भी ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है और 2 पायलट उड़ाते हैं। फुल टैंक पर 11,000 किलोमीटर तक ये जा सकता है। ईरान अमेरिका की दूरी 13,500 किलोमीटर है, इसलिए इसमें दोबारा ईंधन भरना पड़ा है। यह विमान अपने साथ करीब 18,000 किलो हथियार भी ले जा सकता है और इसमें पारंपरिक हथियारों के साथ ही परमाणु हथियार भी शामिल है। इसे साल 1980 में विकसित किया गया और 1997 से लगातार ये सेवा दे रहा है। सर्बिया, अफगानिस्तान और इराक में भी इसका इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है। अब 14 साल बाद अमेरिका ने इसे ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया है। यह है इसकी खासियत। तो ये वो बॉम्बर जिसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन कौन सा वो बम है जो इस्तेमाल किया गया मैं आपको बताऊं। यह है बंकर बस्टर बम। इस विमान से ये बम फेंके गए हैं नीचे परमाणु ठिकानों पर। अब सोचिए जरा, ये बंकर बस्टर बम कैसे अंदर तक घुसे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि फोर्डो जो परमाणु ठिकाना है वो 300 फीट नीचे और ये बंकर बस्टर सिर्फ 200 फीट जाता है। तो 300 फीट नीचे 200 फीट जाने वाला बंकर बस्टर कैसे मार सकता है। आइए आपको बताऊं अमेरिका ने इसके लिए क्या इस्तेमाल किया है और कैसे तैयारी की है, कैसे 200 फीट जाने वाला बम 300 फीट चला गया। देखिए जरा, ये आया बॉम्बर, इसने हिट किया, 200 मीटर तक घुसा जाकर पहला बम, उसके बाद नीचे वहीं पर दूसरा बम मारा है, वो नीचे और 100 मीटर तक चला गया। तो इस तरह से एक के पीछे एक बम जब गया, ये देखिए पहला बम आया, 200 फीट गड्ढा किया, दूसरा बम उसी के अंदर मारा तो 100 फीट और किया और नीचे जो परमाणु ठिकाना था वो तबाह हो गया। अमेरिका का यह दावा है। ईरान का फोर्डो परमाणु केंद्र सबसे सुरक्षित था, जमीन से 300 फीट गहरे कंक्रीट में बना था। इसे सिर्फ अमेरिका ही निशाना बना सकता था, अमेरिका का बंकर बस्टर ही इसे उड़ा सकता था। यह धरती फाड़ बंकर बम एक गाइडेड बम होता है। सोचिए जरा, जो जमीन के नीचे कंक्रीट के बंकर को नस्तोनाबूद कर सकता है,
200 फीट से अधिक गहराई में तबाही के लिए बनाया गया, लेकिन ईरान का फोर्डो 300 फीट गहराई में मौजूद था। इसके लिए कई बंकर बस्टर बम एक के पीछे एक मारे गए। पहले बंकर बस्टर बम ने 200 फीट तक जाकर हमला किया, इसके बाद इसके पीछे से दूसरा बंकर बस्टर बम दागा गया और 200 फीट से आगे के इलाके को बाकी बमों ने तहस नहस कर दिया। अमेरिका ने फोर्डो टारगेट को हिट करने का दावा किया। अमेरिका ने 14 इस तरह के बमों से हमला किया है। अमेरिका का बंकर बस्टर बम बेहद घातक है। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP बम कहा जाता है और इसका वजन 13,600 किलो और लंबाई 20 फुट से ज्यादा है और इसमें 2200 किलो से ज्यादा विस्फोटक लगाया जा सकता है। 2200 किलो, यह है इसकी खासियत। अब आपको बताऊं, अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन सामने आया इस हमले के बाद और पेंटागन के अधिकारी बता रहे हैं इस बॉम्बर विमान के बारे में और बस्टर बंकर बम के बारे में। अमेरिका ने कल रात ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया और हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इसमें 125 से ज्यादा विमान शामिल थे। 7 स्टेल्थ B-2 बॉम्बर भी मिशन में शामिल थे। ईरान का एयर डिफेंस हमारे विमानों को पकड़ नहीं पाया। फिर B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की परमाणु साइट पर करीब 1400 किलो के भारी बम गिराए। यह हमला अमेरिकी इतिहास में B-2 बॉम्बर का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। अमेरिका के अलावा दुनिया की कोई भी दूसरी सेना ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकती। अमेरिकी पनडुब्बियों ने भी ईरान पर 36 टॉम हॉक मिसाइल दागी। ट्रंप का ईरान पर यह हमला अविश्वसनीय और जबरदस्त कामयाबी है। हमने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया है और अगर ईरान हमारे हमले का जवाब देता है तो हम भी अपनी रक्षा करेंगे। तो सिर्फ अमेरिका ने बॉम्बर विमान से हमला नहीं किया, अमेरिका ने बहुत बड़ी तैयारी की थी आसमान और समंदर से हमला करने की। समंदर से हमला किया सबमरीन के जरिए, पनडुब्बी के जरिए और खास क्रूज मिसाइल के जरिए। कौन सी पनडुब्बी इस्तेमाल की है मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए। यह है USS जॉर्जिया। ये जो पनडुब्बी आपको पानी में नजर आ रही है, आधी ऊपर दिख रही है, यह है USS जॉर्जिया अमेरिकन सबमरीन। और कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया है इस पनडुब्बी से? बहुत घातक मिसाइल है वो, उसका नाम है टॉम हॉक। ये है वो मिसाइल। इस मिसाइल से अमेरिका ने सबमरीन से हमला किया उन परमाणु ठिकानों पर जहां बॉम्बर ने हमला किया या दूसरे ठिकाने थे। ऐसी 36 मिसाइलें, जी हां 36 मिसाइलें अमेरिका ने दागी हैं। देखिए इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया पानी से। ये सबमरीन ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने समंदर में बड़ी तैयारी की थी। उसने महीनों पहले समंदर में खास पनडुब्बी तैनात कर रखी थी और ईरान से 650 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में USS जॉर्जिया तैनात था। USS जॉर्जिया समंदर के सबसे खतरनाक शिकारियों में गिना जाता है और इसे सटीक और लंबी दूरी के हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। यह पनडुब्बी अपने साथ 154 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें ले सकती है। ट्रंप के बगल में जो मिसाइल देख रहे हैं आप, यह है टॉम हॉक। यह स्टील तकनीक से बनी है, यानी रडार की पकड़ में नहीं आती है। और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी पनडुब्बी कहां है किसी को नहीं पता था। दुनिया को इसका तब पता चला जब ईरान पर एक के बाद एक 3 दर्जन 36 मिसाइलों से हमला हो गया। यह टॉम हॉक मिसाइल नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर दागी गई ताकि बंकर बम से अगर परमाणु अड्डे बच गए हो तो वो और तबाह हो जाएं। जानकार टॉम हॉक मिसाइल को ब्रह्मोस का भी बड़ा भाई कहते हैं। ब्रह्मोस की रेंज 300 से 800 किलोमीटर है और इसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर है। लेकिन टॉम हॉक भी ब्रह्मोस की तरह अचूक हमला करने में माहिर है। ब्रह्मोस की तरह जमीन, पनडुब्बी और युद्धपोत से यह लॉन्च हो सकती है। यह अपनी रफ्तार और डिजाइन से एयर डिफेंस को भी चकमा दे सकती है। इसलिए जैसे भारत ने ब्रह्मोस से हमले कर पाक में तबाही मचाई, उसी तरह अमेरिका ने टॉम हॉक से ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए। यह थी अमेरिका की फुल प्रूफ तैयारी। सुनिए जरा पेंटागन, अमेरिकी रक्षा विभाग का क्या कहना है। With the capabilities of the American military nearly on अपने पूरे कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अब लग गया है पूर्ण विराम। कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के सपने देखे, लेकिन ट्रंप से पहले ऐसा कोई नहीं कर सका।
ये ट्रंप का ही साहसी और दूरदर्शी नेतृत्व था, जिसके चलते ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं नष्ट हो गई और अमेरिका ने फिर शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। अब सोचिए, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए, तो इजराइल में क्या हो रहा था ये देखिए। इजराइल में अमेरिका को धन्यवाद दिया जा रहा था। इजराइल की सड़कों पर, इमारतों पर लिखा है थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगी हुई है। यानी ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह करने के बाद इजराइल अमेरिका का और उनके राष्ट्रपति का, तेल अवीव की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। अब सवाल था कि दो देश, एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ ईरान। ईरान आग बबूला था इजराइल पर और अमेरिका पर। इस हमले के बाद क्या कह रहा है ईरान और इजराइल, ये आपको बताऊं। इजराइल का कहना है हमले के बाद नेतन्याहू ने ट्रंप का सबसे पहले शुक्रिया अदा किया और ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत हमने बेहतरीन काम किया है, नेतन्याहू ने कहा। लेकिन अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिका ने वो किया है जो कोई देश अब तक नहीं कर सका है। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने इतिहास रचा है। आपका साहस भरा फैसला इतिहास बदल देगा। ईरान ने कहा अमेरिकी हमलों पर बहुत ऐतराज जताया। अमेरिका ने यूएन के नियमों का उल्लंघन किया है। परमाणु ठिकानों पर हमला एनपीटी का उल्लंघन है और अमेरिका को अब गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका को ऐसा जख्म देंगे जो हमेशा याद रखेगा। आत्मरक्षा के लिए ईरान पलटवार करेगा और ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मॉस्को में मिलने वाले हैं। सुनिए इस हमले के बाद क्या कुछ कह रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री और नेतन्याहू। אזרחי ישראל היקרים, אחיי ואחיותיי. मैं राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आपका साहस भरा फैसला इतिहास बदल देगा। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत हमने बेहतरीन काम किया, लेकिन अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिका ने वो किया है जो कोई देश अब तक नहीं कर सका। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने इतिहास रचा है। इतिहास याद रखेगा कि अमेरिका ने दुनिया की खतरनाक सरकारों और उनके हथियारों के साथ समझौता नहीं किया। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने इतिहास रचा है। उन्होंने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया के भविष्य को ध्यान में रखकर शांति का साथ दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि शक्ति से ही शांति आती है। अमेरिका और इजराइल ने हमारी परमाणु सुविधाओं पर हमला करके एक बड़ी लाल रेखा पार कर ली है और मुझे नहीं पता कि बातचीत के लिए भविष्य की कौन सी रेखा बची है। हम पर हमला किया गया है और हमें आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार के अनुसार जवाब देना चाहिए। देखिए इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप कहां थे। इस हमले के बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षा टीम के लिए बैठक के लिए गए। सुरक्षा टीम के साथ बैठक थी उनकी। ट्रंप की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठक के लिए निकले, वो तस्वीरें। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, अमेरिका ने इस ऑपरेशन में हजारों करोड़ रुपए खर्च दिए। हजारों करोड़। कितना पैसा खर्चा है देखिए। ये जो आप बॉम्बर देख रहे हैं, इस बॉम्बर से ही ईरान पर हमला किया गया। इसका नाम है B-52 बॉम्बर। इस एक बॉम्बर की कीमत है 19,000 करोड़ रुपए और ऐसे 7 विमानों से हमला किया गया है। लगभग 1,33,000 करोड़ की कीमत के ये विमान इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा ये मिसाइल इस्तेमाल की गई हैं जिन्हें आप बंकर बस्टर बम के नाम से जान रहे हैं। ऐसी इसकी एक की कीमत है 173 CR यानी 173 करोड़ रुपए की एक मिसाइल है ये। और ऐसी एक दो नहीं, 14 मिसाइलें दागी गई हैं। ऐसी 14 मिसाइलें 173 करोड़ की एक, कीमत हो गई 2,422 करोड़ रुपए, लगभग 2,500 करोड़ मान लीजिए। यह है टॉमहॉक मिसाइल जो सबमरीन यानी पनडुब्बी से दागी गई है। क्रूज मिसाइल है, 36 मिसाइलें दागी गई हैं टॉमहॉक क्रूज मिसाइल।
एक मिसाइल की कीमत है 17 करोड़ रुपए। ऐसी 36 मिसाइलें अमेरिका ने दागी हैं, 612 करोड़ खर्च आया है। टोटल खर्च जो है वो 1,36,000 करोड़ से ज्यादा का है। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुद मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ वॉर रूम में, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में नहीं है, बल्कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद उसके परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न खतरे हमारे टारगेट पर हैं। यानी ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के साथ हमारी जंग है। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम नाकाम हो गया है। हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत लंबे समय तक के लिए पीछे धकेल दिया है। वैसे तो हमें ईरान के साथ लंबे समय तक ज्यादा संघर्ष की आशंका नहीं है, लेकिन अगर ईरान जवाब देता है तो अमेरिका तैयार है। और आइए अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि आखिर अब दुनिया के देश किस तरफ आकर खड़े हो गए। ये वो देश हैं जो पहले से कह रहे थे कि हमला नहीं होना चाहिए, ईरान की संप्रभुता का सवाल है, लेकिन हमला तो हो गया। अब सवाल यह है, इस हमले के बाद इन देशों का रुख क्या है, ये किसके साथ आकर खड़े हैं, किस तरफ खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अमेरिकी हमले पर कौन क्या कह रहा है। रूस ने अमेरिकी हमले की निंदा की है और ईरान पर हमले को गैर जिम्मेदाराना बताया है। ट्रंप शांति का दूत बनकर आए थे, पुतिन ने कहा, रूस ने, उन्होंने अमेरिका को एक नई जंग में झोंक दिया है। भारत सरकार ने कहा, ईरान पर हमले के बाद पीएम मोदी ने फोन किया, ईरान से बात की, ईरान के राष्ट्रपति के हालात पर विस्तार से चर्चा की उनसे, और मोदी ने तनाव बढ़ने को लेकर गहरी चिंता जताई है। शांति, सुरक्षा, स्थिरता की शीघ्र बहाली पर जोर दिया है। जिनपिंग, चीन ने भी ईरान पर हमले की निंदा की है। अमेरिका पिछली रणनीतिक गलतियों को दोहरा रहा है, चीन कह रहा है। चीन ने अमेरिका को इराक में हमले की याद दिलाई है। ब्रिटेन ने अमेरिकी हमले का समर्थन किया है। साथ ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है, ब्रिटेन का कहना है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बातचीत के जरिए इस संकट को खत्म करने में मदद करें। सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों ने चिंता जताई है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला चिंताजनक है। सऊदी अरब ने सभी पक्षों से शांति बरतने की अपील की है। पाकिस्तान ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ईरान को अपनी आत्मरक्षा का पूरा हक है। सभी ने जुबानी जमा खर्च कर लिया है, लेकिन सुनिए जरा क्या कुछ कहना है रूस का, जापान का। ईरान में जारी तनाव और बिगड़े हालात जल्द सुधरना जरूरी है। हम अभी ईरान, इजरायल और वहां अपने नागरिकों के हालात की समीक्षा कर रहे हैं। हमने अधिकारियों से कहा है कि दोनों मुल्कों की स्थितियों पर नजर रखें और एहतियात बरतें, ताकि गर्मियों में तेल की कीमत और मांग में इजाफा ना हो। अब इन सब के बीच एक बड़ी तस्वीर जो सामने आई वो मैं आपको दिखाऊं। वो तस्वीर ये कि अमेरिका कह रहा है हमने परमाणु ठिकाने उड़ा दिए, इजराइल धन्यवाद दे रहा है, अमेरिका शुक्रिया अदा कर रहा है, लेकिन ईरान कुछ और कह रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट और यहां अटैक हुआ है। लेकिन ये जो रोड आपको नजर आ रही है जाती हुई, इस रोड पर मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। ये जो रोड जा रही है, एक और तस्वीर ईरान ने जारी की है इसी न्यूक्लियर प्लांट की। यह है दूसरी तस्वीर। ये जो सड़क आपको जाती नजर आ रही है, इस सड़क पर देखिए ट्रक्स जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो ट्रक जा रहे हैं फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के, ईरान का कहना है कि हमने कई दिन पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट से सारे परमाणु और यूरेनियम जो शुद्ध हो गए थे उन्हें हटा दिया था। हमें पता था अटैक होने वाला है, इसलिए हमने पहले ही सारे परमाणु हटा दिए थे। यानी परमाणु बनाने के लिए इस्तेमाल होता है यूरेनियम का, उसी यूरेनियम को यहां शुद्ध किया जा रहा था, उसे हटा दिया। ये तस्वीर, ये सैटेलाइट इमेज सामने आई। क्या वाकई ईरान ने अपने न्यूक्लियर हटा दिए थे? और अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर इसकी पुष्टि कैसे होगी, इसकी हकीकत कैसे दुनिया के सामने आएगी कि वहां पहले से यूरेनियम मौजूद नहीं था और हटाया जा चुका था। यह है न्यूक्लियर साइट, ये जो आप देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूज, इसी में जो है यूरेनियम डालकर उसे शुद्ध किया जाता है।
300 फीट नीचे जमीन के इसी तरह के सेंट्रीफ्यूज लगे थे। अमेरिका ने ईरान के परमाणु सेंटर पर हमला किया। ईरान का दावा यह है कि अमेरिकी हमले में कोई खास नुकसान नहीं हुआ, न्यूक्लियर सामग्री पहले ही हटा दी गई थी। फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर से यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया गया था। सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर गतिविधियां देखी गई हैं। 19 जून को 16 कार्गो ट्रक फोर्डो सेंटर पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, तस्वीर मैंने आपको दिखाई। 20 जून को कार्गो ट्रक यहां से सामान लेकर निकले और दावा है कि ट्रक के जरिए ईरान ने यूरेनियम को सुरक्षित जगह छिपा दिया है। ईरान यह कह रहा है कि हमले में न्यूक्लियर सेंटर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका के हमले में न्यूक्लियर सेंटर का बुनियादी ढांचा ही तबाह हुआ है। अमेरिकी सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि सेंटर को काफी नुकसान हुआ है। फोर्डो में सेंटर में अंदर जाने वाली सुरंग का रास्ता बंद हो गया है। विस्फोट के बाद साइट के चारों ओर मलबा फैला दिख रहा है। मलबे के ढेर से साफ है कि बंकर बस्टर बम ने तबाही मचाई है उस जगह पर। जिस पहाड़ी पर फोर्डो सेंटर बना है उसके कुछ हिस्से का रंग भी बदला है। न्यूक्लियर सेंटर के साथ पहाड़ का हिस्सा भी तबाह हुआ है। हमले के बाद रेडिएशन लीक को लेकर चिंता बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, उसने कहा है कि हमलों के बाद रेडिएशन के स्तर में वृद्धि की कोई सूचना नहीं। सैन्य हमलों से रेडिएशन लीक का जोखिम सीमित है। जमीन के नीचे सेंटर होने से रेडिएशन के फैलने का खतरा कम है। न्यूक्लियर सामग्री हजारों टन कंक्रीट चट्टान के नीचे दब गई है और ऐसी स्थिति में रेडिएशन फैलने का ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पूरी नजर बनाए हुए हैं। ये दोनों तरफ का तर्क है। अब देखिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। क्या यह मानना आसान है कि वहां से इस तरह की चीजें, यूरेनियम जो शुद्ध हो चुका था उसे हटा लिया गया था, क्या यह संभव है? और क्या जिस वक्त वो हटाया जा रहा था उस वक्त अमेरिका और इजराइल की नजर ना पड़ी हो? क्या ऐसा हो सकता है? सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले कहा कि हमें इस लड़ाई के साथ लेना देना नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इजराइल का साथ देंगे। अब उन्होंने डायरेक्ट इंटरवेंशन कर दी है। तो अमेरिका और खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है। और कल रात को जो अटैक हुए हैं उसके अंदर अमेरिका के अंदर एक डिवीजन हो गई है, डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन के बीच में, रिपब्लिकन्स के बीच के अंदर, रिपब्लिकन पार्टी के बीच में दो गुट बन गए हैं। एक गुट जो चाहता था, दूसरा जो नहीं चाहता है। तो इस तरह से अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर भी और अमेरिका की जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। ईरान ने तो साफ कह दिया है कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है मुझे लगता है वो है ग्लोबल कम्युनिटी को, क्योंकि इससे एक तो अस्थिरता जो है वो बढ़ेगी और दूसरा जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान छूने वाली हैं। ईरान ने जो कहा है वो भी चौंकाने वाली बात है। ईरान ने कहा है कि हमने वहाँ से पहले ही अपने जो वहाँ पे न्यूक्लियर हमारी एसेट्स थी हमने वहाँ से हटा ली थी, इसलिए वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इस स्ट्राइक का? और जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया उसके बाद अब बारी ईरान की थी। ईरान ने एक के बाद एक इजराइल पर मिसाइलें दागनी शुरू की और अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल खैबर मिसाइल ईरान ने इजराइल पर दाग दी है। सबसे ज्यादा विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। इसके अलावा देखिए इजराइल में 36 मिसाइलों से हमला किया ईरान ने। 36 मिसाइल एक के बाद एक ईरान ने दागी। सारी मिसाइल देखिए आकर इजराइल पर गिरना शुरू हुई है। इजराइल में धमाके होने शुरू हो गए एक के बाद एक। इजराइल के 14 शहरों पर धमाके हुए, 14 शहरों पर।
आपको बताऊं, इसके बाद देखिए जरा क्या हाल था इजराइल का। चारों तरफ तबाही नजर आ रही थी। तेल अवीव से हाइफा तक की इमारतें आप देख रहे हैं, मलबा ही मलबा आपको नजर आ रहा है। ये इजराइल के शहरों की तस्वीर है। उसके बाद मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची है। रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने पहुंची है। सब रिहायशी इलाके हैं, घर हैं लोगों के, जिस पर ईरान ने हमला किया है। पूरे शहर को किस तरह मलबे में तब्दील कर दिया है। गाड़ियों का हाल देखिए जरा। पहली बार ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान पहले कह चुका है उसने अभी अपने सारे हथियार निकाले भी नहीं है। 30% हथियार निकालने, 70% बचे हैं। यह है वो मिसाइल जिससे हमला किया है। सबसे खतरनाक मिसाइल खैबर यानी खुर्रम शहर कहते हैं, इसे दाग दिया है। इसकी 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर रेंज है इस बैलिस्टिक मिसाइल की। साथ ही इस चालबाज मिसाइल ने इजराइल के 14 शहरों में तबाही मचाई। एयर डिफेंस को चकमा देकर हमले के लिए ईरान ने इसे बनाया। 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी आवाज से 16 गुना तेज इसकी रफ्तार है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी दिशा बदल कर हमला कर सकती है। यह मिसाइल 1800 किलो वॉर हेड यानी विस्फोटक अपने साथ 1800 किलो ले जा सकती है। खैबर मिसाइल में MRV तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी एक मिसाइल अलग अलग दिशाओं में विस्फोटक गिरा सकती है। एक मिसाइल से वो हाइफा, तेल अवीव दोनों को हिट कर सकती है। ईरान ने ऐसी 36 मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया और इजराइल के आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम भी इसे नहीं पकड़ पाए। जिस मिसाइल से ईरान बदला ले रहा है वो उसके एक शहर के नाम पर है। और 7वीं सदी में मुस्लिमों ने यहूदियों के किले को जीत लिया था। तब से फारस की खाड़ी के किनारे खैबर से उसका खास लगाव है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध में खैबर बर्बाद हो गया था। ईरान ने खैबर को फिर से बसाया और उसके नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा है। सबसे लंबी दूरी की ईरानी मिसाइल ट्रक के लॉन्चर से भी दागी जा सकती है। मतलब खुर्रम शहर ईरान में कहीं से भी छोड़ी जा सकती है। इस मिसाइल का नाम खुर्रम शहर भी, और पूरा इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयरबेस इसकी जद में आते हैं। सुनिए जरा इस अटैक के बाद क्या कुछ कह रही है IRGC यानी ईरानी सेना। हमने खुर्रम शहर समेत इजराइल पर 40 मिसाइलें दागी हैं। खुर्रम शहर कई वारहेड ले जा सकता है और उसने इजराइल में काफी तबाही मचाई है। ये ईरान का इजराइल पर 20वां बड़ा मिसाइल हमला था। हमने इजराइल के कई एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल के बायो रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया है। ये इजराइल को हमारा संदेश है कि हम उसे तबाह करने से पहले रुकेंगे नहीं। अब देखिए जो ये मिसाइलें गिरी इजराइल में, कहां मिसाइलें, ये देखिए, ये आपको एक शेड दिख रहा है, यहां आकर मिसाइल फंस गई। अगर आप देखिए चारों तरफ मिसाइलें गिरी। खुद IRGC का अधिकारी बोल रहा है 40 मिसाइलें दागी हैं खैबर, और वो देखिए एक मिसाइल आकर शेड पर अटक गई। दूसरी मिसाइल मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इजराइल में ये शख्स अपने कंधे पर उसका मलबा लेकर जा रहा है। ये इजराइल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल में डर दहशत का माहौल है एक के बाद एक मिसाइल हमलों से। और इन हमलों के बाद अमेरिका और इजराइल में अलर्ट जारी किया गया है। ये दोनों देश अलर्ट पर हैं इस वक्त, क्योंकि इजराइल को पता था अमेरिकी हमले के बाद कुछ भी हो सकता है। तेल अवीव समेत सभी मुख्य शहरों में हाई अलर्ट है इस वक्त। इजरायलियों को कहा गया है बंकर में ही रहिए। साथ ही स्कूल और ऑफिस पहले से पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। भीड़ के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इजराइल ने अपना एयर स्पेस हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया। विमानों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है। साथ ही इजराइल में सभी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। सभी शहरों में चिकित्सा टीमों को अलर्ट कर दिया गया है और इजराइल डिफेंस फोर्स इजरायली सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अमेरिका देखिए, अमेरिका के सभी नागरिक पहले से अलर्ट कर दिए गए थे।
मध्य पूर्वी ठिकानों को हाई अलर्ट जारी हुआ और अमेरिका में भी अधिकारी अलर्ट किए गए। साथ ही न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन में अतिरिक्त फोर्स भेज दी गई। धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों को सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई। यहां के नागरिकों को विशेष एडवाइजरी जारी कर दी गई। यह तैयारी इजराइल और अमेरिका ने पहले से कर ली थी। सुनिए जरा एसपी वैद्य साहब क्या कह रहे हैं, अभी आगे क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। अब डिपेंड करेगा कि ईरान कैसे रिटेलिएट करता। अगर ईरान ने रिटेलिएट किया और यूएस के जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उन पर हमला किया, या यूएस को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा उनके बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं यूएसए में, और इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ेगा कहीं उनके अंदर वहाँ अटैक ना हो। तो अगर ये सारा कुछ ठीक रहता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि नाउ इज़ द टाइम फॉर पीस, बट आई डोंट नो कैसे ईरान रिएक्ट करेगा। अगर ईरान की तरफ से रिएक्शन हुआ तो ये जंग बढ़ भी सकती है और वो दुनिया के लिए बहुत बुरी होगी। वैद्य साहब कह रहे हैं ईरान क्या करेगा। ईरान अमेरिका तक अपनी मिसाइल दाग नहीं सकता, इसलिए क्या ईरान उन ठिकानों को टारगेट करेगा जो ईरान के आसपास अमेरिकी ठिकाने हैं? वो क्या है? वो है अमेरिका के एयरबेस। पहले मैंने आपको बताया था ईरान के आसपास बहुत से एयरबेस हैं। क्या इन एयरबेसेस पर टारगेट करेगा तुर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, यूएई? यहां अमेरिका के एयरबेस हैं। ईरान पर अमेरिका के हमले से पूरे मिडिल ईस्ट में भी टेंशन है, ये सब डरे हुए हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के 60 सैन्य बेस हैं। आशंका जताई जा रही है कि ईरान इन्हें टारगेट कर सकता है और खतरे को देखते हुए बहरीन, कुवैत, इराक में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल बहरीन ने अमेरिकी नौसेना को 5वां बेड़ा तैनात किया बहरीन में, और फारस की खाड़ी से अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया। तो क्या ईरान फारस की खाड़ी में अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागेगा? इराक का अल असद बेस अमेरिका के हजारों जवानों का अड्डा भी है। कासिम सुलेमानी के बारे में आपने सुना होगा। सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने इस जगह को टारगेट किया था इराक में। तो क्या इस बार भी इराक के अमेरिकी बेस टारगेट करेगा ईरान? वैसे ईरान के टारगेट और रेंज में मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी बेस हैं, लेकिन जानकारी मानते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं ईरान इन पर सीधे हमले से बचेगा, क्योंकि सऊदी, कतर, यूएई जैसे देशों ने भले ही अमेरिका से डील की हो, लेकिन अभी तक जंग में अपना रुख इजराइल के खिलाफ रखा है। यानी मिडिल ईस्ट के पड़ोसी देशों ने ईरान के साथ नजर आए, उनकी जमीन पर अमेरिकी बेस पर हमले के से समीकरण बदल सकते हैं। सऊदी अरब, कतर जैसे अमीर मुस्लिम मुल्क साथ छोड़ सकते हैं। पड़ोसियों से रिश्ता टूटा तो ईरान की आर्थिक हालत पस्त हो जाएगी और फिर ये देश भी ईरान के खिलाफ हमले में अमेरिका का साथ देंगे, और ईरान ये हरगिज नहीं चाहेगा। तो ईरान करेगा क्या? ईरान एक काम कर सकता है, वो बड़ा काम ये है कि एक ऐसी नस दबा सकता है जिससे सब और पूरी दुनिया को परेशानी हुई। आप देख रहे हैं ये ऑयल वेसल्स हैं, यानी जो तेल है समंदर के रास्ते दुनिया में चारों तरफ जाता है। ये तेल का जो रास्ता है, ये रास्ता ईरान से भी जाता है। ईरान अगर इस रास्ते को बंद कर देगा तो उससे दुनिया में हाहाकार हो जाएगा। कौन सा वो रास्ता है मैं आपको बताऊं जिसे ईरान बंद करने की धमकी दे रहा है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। अगर आप देखिए इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई, ईरान, इनके बीच में देखिए, इनके बीच में जगह है, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। जो आप ईरान के पास देख रहे हैं जगह, ईरान और यूएई आपको जहां नजर आ रहा है, यूएई का समंदर जो है यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। जो पीले रंग से आपको ऊपर नजर आ रहा है वो यूएई है। यूएई के ठीक सामने ईरान है। बीच का जो समंदर का हिस्सा है, वो जो आप गली सी देख रहे हैं, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसे बंद करने की चेतावनी दे रहा है ईरान। और ये समुद्री मार्ग 96 मील लंबा जबकि करीब 21 मील चौड़ा है। इनकी दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन है और जिन पर ईरान का कंट्रोल है, और यहीं पर ईरान रोक लगा सकता है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसका बंद होना दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत है। अगर आप देखिए कि ये जो तेल का रास्ता है, इराक से होता हुआ ये कुवैत और कुवैत से होता हुआ यूएई और ईरान, इस रास्ते को बंद करने की बात कर रहा है वो समंदर का रास्ता। इसी रूट के जरिए खाड़ी देशों को कच्चा तेल की सप्लाई होती है
और इसी रूट के जरिए ही अमेरिका को भी तेल की सप्लाई होती है। दुनिया का 26% कच्चा तेल इसी रास्ते से सप्लाई होता है। और अगर ईरान ये रास्ता रोकता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि जहाजों के लंबे रूट के परिचालन में खर्च और बढ़ जाएगा। फिर जहाज इस शॉर्टकट से नहीं जाएंगे, नीचे ओमान कतर से घूमते हुए जाएंगे। यह कदम दुनिया के लिए तेल बाजार में तबाही मचाने जैसा हो सकता है और इसका असर भारत में भी तेल कीमतों पर पड़ सकता है। भारत 80% तेल आयात करता है, इसमें 40% सप्लाई खाड़ी देशों से होती है। ऐसे रूट बाधित हुआ तो दुनिया के साथ भारत को भी मुश्किल होगी। आइए आपको सुनवाऊं, इस जंग से भी एक दिक्कत होगी और इस जंग के साथ इस रूट को रोकने से भी दिक्कत होगी। महेश सचदेवा साहब क्या कह रहे हैं? तेल का जैसा आप जानते हैं 1/5वां हिस्सा जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका व्यापार होता है वो खाड़ी से आता है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलडमरू मध्य है उसके माध्यम से गुजरता है। अगर ईरान अपनी धमकियों में इस जलडमरू मध्य को बंद करना की घोषणा करता है या कोई प्रयास करता है तो तेल के दाम, कुछ विशेषज्ञों ने ऐसी भविष्यवाणी की है, $130 तक जा सकते। ईरान का अगर पलटवार होता है तो उसके आर्थिक और राजनीतिक और सामरिक परिणाम सिर्फ खाड़ी तक ही सीमित नहीं रहेंगे या अमेरिका ईरान संबंधों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, इनके विश्वव्यापी परिणाम होंगे। अब सवाल यह है, इस जंग में क्या दूसरे देश कूदेंगे या नहीं, या अमेरिका ने जो करना था कर लिया? एक तस्वीर देखिए, यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है ईरान के विदेश मंत्री, कल मिले थे एर्दोगन से तुर्की में मुलाकात की थी ईरान के विदेश मंत्री ने। लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री, आपको बताऊं इनका अगला दौरा कौन सा है। ईरान के विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं रूस और मॉस्को में मिलने वाले हैं पुतिन से। तो क्या पुतिन इस जंग में कूदने वाले हैं? पीछे से ही सही, इस जंग में कौन कौन ईरान का साथ दे सकता है, और ईरान का साथ देना यानी कि अमेरिका को इस युद्ध में फंसाना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सनसनीखेज दावा किया है और कहा कई देश ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह देश कौन है। कल पुतिन ने विश्व युद्ध की आशंका जताई थी। ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात से जंग की स्थिति साफ हो सकती है। रूस खुद यूक्रेन के साथ जंग में घिरा हुआ है, वो चाहेगा कि सुपर पावर अमेरिका भी उलझ जाए जंग में। रूस के विदेश मंत्रालय की ट्रंप पर तल्ख टिप्पणी भी सामने आई। ट्रंप से बातचीत के सवाल पर कहा, सवाल ही नहीं उठता ट्रंप से बात का। मिडिल ईस्ट में ईरान का रूस को भरोसेमंद दोस्त भी माना जाता है। यूक्रेन से जंग में ईरान ने रूस की मदद भी की थी। ऐसे में पुतिन पर ईरान की मदद का दबाव है। दूसरी तरफ चीन, जिनपिंग ने ईरान सऊदी अरब की दोस्ती करवाई थी। जिनपिंग के इस कदम ने अमेरिका को चौंका दिया था उस वक्त। हाल में ट्रेड वॉर को लेकर अमेरिका और चीन में ठनी हुई है। जंग के बीच चीन के ईरान हथियार भेजे जाने का दावा भी आया। जिनपिंग और पुतिन लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। अगर पुतिन ईरान की मदद करते हैं तो चीन भी साथ होगा। अब बारी है किम जोंग की। नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग ने ईरान को दोस्त बताया। शांति के लिए इजराइल को किम ने कैंसर बताया था और किम जोंग ने कहा अगर लड़ाई खत्म नहीं हुई तो युद्ध भी हो सकता है। किम के पुतिन और जिनपिंग से भी बेहतर रिश्ते रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या यह तिकड़ी ट्रंप से टक्कर लेगी? और ट्रंप से टक्कर लेगी तो मकसद यह है कि ट्रंप को क्या ये फंसा सकते हैं? सुनिए जरा एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो हाल के समय में फ़ोन से वार्ता हुई थी उसमें भी इसी तरीके का ईरान को सपोर्ट करने के जो सेंटिमेंट्स हैं वो उन दोनों नेताओं ने दिखाए थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, वो दोनों इस पूरे युद्ध में कोई डायरेक्ट इंटरवीन करने से बचेंगे। दोनों ही राष्ट्रों की तरफ से, चाइना और रशिया की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें डी एस्केलेशन को करने की बात कही गई है,
शांति को स्थापित करने की बात कही गई है। और इन दोनों राष्ट्रों के बयानों से ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि वो किसी तरीके का डायरेक्ट इंटरवेंशन इस पूरे इजराइल, ईरान और अब यूएस भी इसमें शामिल हो गया है तो उसमें करने की मंशा वो रखते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना और रशिया का जो सपोर्ट है वो बयानों के स्तर तक ही अगर देखें तो वो ईरान के साथ है। अब एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि क्या पाकिस्तान ने धोखा दिया है ईरान को। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप, ये मुनीर मिल रहे हैं बाघेरी से जो कि IRGC के कमांडर हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मुनीर इनसे मिले और मुनीर से इनके मुलाकात के बाद इनकी हत्या हो गई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, इन्हें मार दिया इजराइल ने। क्या ये महज संयोग है कि मुनीर मिले और उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई, या इसके पीछे आपको लगता है कोई और वजह है? देखिए क्या दावे किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, एक तरफ आप देख रहे हैं ट्रंप और मुनीर, क्योंकि ट्रंप मुनीर से मिले थे, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो चीफ जिनसे मुनीर मिले और इनकी हत्या हो गई। उसके बाद 31 मई को मुनीर ईरान की राजधानी तेहरान में थे। मुनीर ने ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी से मुलाकात की और दावा है मुनीर ने ईरानी जनरल को एक घड़ी तोहफे में दी और बताया यह जाता है कि घड़ी में एक GPS ट्रैकर लगा हुआ था। 13 जून को इजराइल के हमले में मोहम्मद बाघेरी मार दिए गए। हमले में बाघेरी के 2 सहयोगी भी मार दिए गए। ईरानी खुफिया अधिकारियों को आशंका इस बात की है कि मुनीर की गिफ्ट की गई घड़ी से ईरानी जनरल को ट्रेस तो नहीं किया गया। इसके जरिए बाघेरी की गतिविधियों पर नजर रखी गई। इसी जानकारी के आधार पर इजराइल ने सैन्य कमांडर पर हमले किए और जिसमें जनरल बाघेरी समेत 10 से ज्यादा कमांडर मारे गए। अब ईरानी मीडिया असीम मुनीर पर सवाल उठा रहा है कि मुनीर ने इजराइल को ईरानी जनरल को ट्रैक करने में मदद की। क्या मुनीर ने इजराइल और अमेरिका की मदद की है? ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच दिया, बंद कमरे में मुनीर के साथ 2 घंटे बातचीत की और दावा है कि दोनों के बीच इजराइल ईरान को लेकर भी बातचीत हुई है। ट्रंप ने मुनीर से जरूरत पड़ने पर पाक एयरबेस के इस्तेमाल की भी बात कही है, जिसके बाद पाकिस्तान को आर्थिक सहायता का वादा किया गया। ट्रंप से मुलाकात के बाद मुनीर को ईरान का शक, मुनीर को लेकर और शक बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि मुनीर क्या डबल गेम कर रहे हैं? मुनीर सिर्फ इतना ही नहीं, अगली तस्वीर देखिए जरा। मुनीर मिले एर्दोगन से, तुर्की गए थे मुनीर, तो वहां एर्दोगन से मुलाकात की। यहीं ईरान के विदेश मंत्री भी पहुंचे थे। अब आपको बताऊं, अगली तस्वीर देखिए, ये हूती ने तस्वीरें जारी की। हूती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हूती कह रहा है अब वो भी हमले करेगा, वो भी जवाब देगा। ये बॉम्बिंग से अगर यूएस ये समझ रहा है कि डिटरेंस होगा, नहीं होगा। आप देखना आइंदा 5-10 साल में ईरान 90% एनरिचमेंट करेगा। आप इस बात को देख लेना कि उस इलाके में जितने मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं वो अब ये तय करेंगे कि भाई हमारा को अगर डिटरेंस चाहिए इजराइल से तो हमको भी अब वही करना पड़ेगा। वो भी करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे, न्यूक्लियर वॉरेट्स बनाएंगे। इजराइल ना एनपीटी का मेंबर है, इजराइल IAEA को अलाउ नहीं करता। आप उसके न्यूक्लियर जो बनाकर बैठा हुआ इतने बरसों से, उस पर कोई बात ही नहीं करता। और आइए अब बारी है आज के सूत्र की। दुनिया में धन दौलत की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा धन संतोष है। जिंदगी का यह अहम सूत्र दिया था अल्फ्रेड नोबल ने, जिनके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबल दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल का जन्म 1833 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ, लेकिन जल्द ही परिवार के साथ वो रूस शिफ्ट हो गए। उनके पिता ने हथियारों की फैक्ट्री खोली और खूब मुनाफा कमाया। अल्फ्रेड भी कुछ ऐसा ही कारोबार कर खूब धन दौलत कमाना चाहते थे, लेकिन अचानक एक दिन उनके पिता की फैक्ट्री दिवालिया हो गई। अल्फ्रेड के माता पिता और भाई रूस छोड़कर स्वीडन चले गए, लेकिन भगाने की बजाय नोबल ने संघर्ष का रास्ता चुना। वहां से वो भागे नहीं। हथियार और बारूद की फैक्ट्री से जो सामान बचा था वो उसी से प्रयोग करते रहे और एक दिन डायनामाइट का आविष्कार कर लिया। डायनामाइट बहुत शक्तिशाली और खतरनाक विस्फोटक था।
डायनामाइट की खोज से वो तब सबसे धनी शख्स बन गए, लेकिन जब उनके आविष्कार यानी डायनामाइट का युद्ध में इस्तेमाल होने लगा तब उन्हें मौत का सौदागर तक कहा जाने लगा। एक दिन उनके भाई की भी डायनामाइट विस्फोट से मौत हो गई। इस बात से नोबल बहुत दुखी हुए। उन्हें अपने आविष्कार पर भी शक होने लगा। उन्हें लगा कि शांति और दुनिया के कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। नोबल ने अपनी काफी संपत्ति एक ट्रस्ट में दान कर दी ताकि शांति और खोज की खास उपलब्धियों को सम्मानित किया जा सके। हर साल 6 क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं और हर विजेता को 8 करोड़ रुपए मिलते हैं। नोबल सम्मान तो कुछ व्यक्तियों को मिलता है, लेकिन उन्होंने सीख पूरी दुनिया को दी है। जिंदगी को खेल की तरह जीना चाहिए। हर बार जीत जरूरी नहीं, लेकिन इसे पूरी जिंदादिली और ईमानदारी से जिएं। बहरहाल, ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।